सत्ता पर नियंत्रण की जो कोशिशें हैं ये और ज्यादा तेज हो जाएगी। जी। एक सूचना है दर्शकों के लिए कि संविधान ये कहता है कि ऑल आर इक्वल, लेकिन एक फेमस कहावत आ रहा है कि सम आर मोर इक्वल। येडियुरप्पा की पोक्सो केस में गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, और जो शब्द यूज किए हाई कोर्ट ने, क्या कहे उन्होंने बैंगलोर में कि येडियुरप्पा इज नॉट ए टॉम डिक एंड हैरी कि उसको ऐसे ही गिरफ्तार कर लो। इसका मतलब यह हुआ कि येडियुरप्पा इज नॉट ए टॉम डिक एंड हैरी, ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। आप सोच सकते हैं हाई कोर्ट बैंगलोर के द्वारा। मतलब अब वो शायद संविधान की व्याख्या हाई कोर्ट के जजेस किस ढंग से कर रहे हैं, ये मैं देखकर हैरान हूं कि उसके खिलाफ एक वारंट जारी हुआ है पोक्सो के अंतर्गत, और ये कहते हैं ये कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है, वो राज्य के पूरे मुख्यमंत्री हैं। क्या आपका कहना है कि वे देश छोड़कर भाग जाएंगे? वो बेंगलुरु से दिल्ली आकर क्या कर सकते हैं? दिस इज समथिंग स्ट्रेंज। तो फिर तो केजरीवाल भी टॉम डिक एंड हैरी नहीं थे, फिर तो हेमंत सोरेन भी टॉम डिक एंड हैरी नहीं थे उस हिसाब से, तो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? यानी कि गिरफ्तार करने के लिए अगर कोई अपराधी है या कोई किसी को एक्यूज बनाया हुआ है, तो अब क्या उसका एक कद का बड़ा हो जाना, इसका मतलब आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते बिकॉज ही बिलोंग्स टू बीजेपी, और ये बीजेपी वाले नहीं थे। तो ये जो वर्ड की यूज किए गए हैं खासतौर से हाईकोर्ट के द्वारा कि येडियुरप्पा इज नॉट ए टॉम डिक एंड हैरी, कि जब मर्जी उठा के आप गिरफ्तार कर लो, उनका बहुत बड़ा कद है। मुझे लगता है कि भारतीय संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, भारतीय संविधान को उठाकर ताक पे रख दिया गया है, और ऐसे जज को, हालांकि हम सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करेंगे, संवेदनशील शब्दों का उपयोग करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट के जज को क्या इतना ज्ञान नहीं है कि संविधान सबको इक्वल रखता है जब अपराध होते हैं? तो उसने कब से उसको अलग करना शुरू कर दिया? यही हो रहा है क्योंकि सब इंस्टीट्यूशन खरीदी गई हैं। गिरीश भाई, ये जो जंग है उस पर तो मैं अपनी टिप्पणी लूंगा, लेकिन ये येडियुरप्पा इज नॉट ए टॉम डिक एंड हैरी, उसको कहने वाला हाई कोर्ट का जज है। आई थिंक आई एम फीलिंग अशेम्ड ऑफ बीइंग सिटीजन सर। गिरीश भाई। दिनेश जी, वो तो 10 साल से हम देख रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस में ही आदमी जेल सकता है। पोस्को में तो क्या है, वो भाजपा वालों के लिए दैट इज ए ब्रेवरी। वो तो आपने टेनी को देख लिया, सबको देख लिया। मतलब पोस्को इज नॉट, तो टॉम डिक एंड हैरी वो सब काम कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिकल ऑफेंस हो गया तो फिर वो जेल चले जाएंगे। दैट इज नॉट अलाउड इन। हाँ जी सर, ब्रिजभूषण सिंह, हाँ ब्रिजभूषण सिंह, टेनी सब। तो वो दैट इज नॉट अ सीरियस ऑफेंस, तो इसलिए उन्होंने लिखा होगा कि टॉम डिक एंड हैरी है तो छोड़ देंगे। अभी गुजरात पे आप आते हैं, आप अभी आज देखिए बड़ौदा म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने अपने जो क्रिकेटर हैं जो टीएमसी के, इसमें यूसुफ पठान, वो टीएमसी से वहां से जीत गए। आज उनको इलीगल एनक्रोचमेंट की नोटिस दी गई है जहां पे उन्होंने मकान बनाया है। तो ये इतने रिटेलिएट हुए हैं, ये आप देखिए। और गुजरात में जो एक नया टर्म चालू किया था इन्होंने, अशांत धारा। अगर नॉन गुजराती को कहीं प्रॉपर्टी लेनी है तो उसको कलेक्टर से एनओसी लेनी पड़ती है। और उसका एक लाइव केस में आपको बता दूं कि हमारे एक मित्र है पारसी, वो बिल्डर से पैसा, उनके पास पैसा नहीं था जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, तो बिल्डर ने उनको 2 फ्लैट दे दिए। वो फ्लैट उनके नाम पे नहीं हो रहा है, तो गो गेट एनओसी, क्योंकि अशांत धारा में पारसी भी आ रहे हैं। तो आपने उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आपको किस कम्युनिटी को रखना है उसमें। तो ये जो सब पायोनियरिंग हो रहा है और ये जो नेगेटिविटी हो रही है, इसका जवाब तो पब्लिक ने दे ही दिया है। यूपी में आपने सबसे ज्यादा अपीजमेंट की बात करी, तो आप 19 में इनकी पोजीशन देखिए कि 100 सभाएं करी थी, उसमें से 85 सीट पे मोदी जी ने सभाएं करी, वो इनको जीत गए। इस बार 164 में से 77 सीट तो हार गई है। जहां पर भी ये जाके आए हैं वहां पे हार गए। क्यों? कि उनका वो नैरेटिव था ना, वो पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं करा। क्योंकि 10 साल हो गए, अभी पब्लिक मांग रही है हमारी नौकरियों का क्या होगा, आपकी एग्जाम्स में पेपर फुट रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही। जो मोदी जी आए तब जो 18 साल का आदमी वोट दे रहा था वो 28 का हो गया, वो तो अब सरकारी नौकरी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया है, वो क्यों वोट देगा? तो आपने कोई सीरियस प्रॉब्लम इश्यू उसको करना ही नहीं एड्रेस, तो ऑब्वियस है पब्लिक का यही रिएक्शन आएगा। और मैं समझता हूं वी शुड सैल्यूट द डेमोक्रेसी एंड पीपल ऑफ इंडिया कि उन्होंने ऐसी हालत में लाके छोड़ दिया है कि भाई इंडिया को भी बताया आप मेहनत करिए और इनको भी बोल दिया कि आप अपनी औकात में रहिए। और जिन लोगों को आपने लताड़ दिया था उन्हीं को बुला के आपको गले लगाना पड़ेगा, उस पोजीशन में पब्लिक ने लाके छोड़ दिया है। सो वी शुड फर्स्ट सैल्यूट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। जी दिनेश, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ऐसे जजेस रहेंगे तो फिर
पता नहीं हमें सैल्यूट करना पड़ेगा डेमोक्रेसी को या क्या क्या करना पड़ेगा। एक अंतिम सत्य यही था कि कम से कम भारत के नागरिक थोड़े से जागे हुए हैं। जी हरि भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं इसमें एक ऐड करना चाहता था। कोलकाता हाई कोर्ट का जज जिसने वीआरएस लिया और बीजेपी में ज्वाइन हुआ, वो ममता बनर्जी का प्राइस तय करता है 10 लाख रुपए। I think he should be prosecuted. He is now member of parliament, honorable member of parliament. यानी ये हाल है सर। और दूसरा जज जो कलकत्ता हाईकोर्ट के खुलेआम कहता है मैं तो आरएसएस वाला था और मैं फिर से आरएसएस में वापस जा रहा हूं। तो मतलब रॉट इज टू डीप, कैंसर अब बहुत गहराया जा चुका है। अब चौथे स्टेज का कैंसर है, ये ब्लड कैंसर है। जिस ढंग से आरएसएस ने पूरा का पूरा हमारी संस्थाओं पर कब्जा किया है, तो अब कुछ बचता नहीं है सिवाय इसके कि भारत की जनता मरे हुए लोकतंत्र को वापस से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है और कुछ हद तक कामयाब हुई है। उम्मीद आगे भी होगी, ऐसी बात नहीं है। इलाज होगा, जनतंत्र है, जनतंत्र जारी रहेगा। मोदी आएगा, मोदी जाएगा, ना जाने कितने ऐसे लोग आए, हिटलर आए, हिटलर गए, लेकिन जर्मनी की मृत्यु तो नहीं होगी। जर्मनी तो है ना अल्टीमेटली। ऐसे बहुत सारे नेता दुनिया में आए हैं, गए हैं, देश रहते हैं और देश रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे लूंगा। दर्शक मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप बने रहे। गिरीश भाई, हरि भाई और राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने।